बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल हक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएसटी की जो प्रीवियस डेज में सीट्स आई हुई थी वो किससे रिलेट करती है, एफजीईआई क्या है, एफपीएससी ने ये जो सीट्स अनाउंस की हैं इनका इसके पीछे क्या मकसद है, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट इसे हैंडल कैसे करती है। फिर हम थोड़ा सा इसके सिलेबस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। फिर जो इसके नेक्स्ट सब टॉपिक्स आते हैं टॉपिक्स के बाद उनको देखेंगे वन बाय वन। फिर इसके अलावा हम जो कहते हैं ना कि पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, जो दोनों सब्जेक्ट हमारे हैं एक्चुअली उनका पैटर्न क्या है, उनका एक्चुअल में सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें शामिल होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशन है जो सदियों से अब तक चलती आ रही है उसे डिफरेंट वेज में कैसे डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट फिलोसफर्स ने किस तरह इसे डिफाइन किया है। ठीक है। ताकि हम लोग इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जो हमारा एक कहते हैं ना कि सीक्वेंस के साथ एक पूरे लाइहा अमल को लेके चलें। तो हम वन बाय वन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस हम लोग इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो और यानी जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मेन टॉपिक है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचिंग एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ आर टीचर। यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। जो डिफरेंट हमारे सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमने स्टडी करना है, या फिर हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि अथेंटिक होती हैं, वहाँ से प्रेपरेशन। और इसके अलावा जैसे हमने अपनी देखनी होती है कि हमने प्रेपरेशन खुद कैसे की है, खुद को एनालाइज और असेसमेंट करने के लिए उन वेबसाइट्स को कैसे विजिट करना है, ये हम लोग देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज की हमारी डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग आते हैं एफपीएससी एडवर्टाइजमेंट 7 की तरफ जो कि 2024 में आई और स्टार्ट ऑफ द अगस्त में इसकी सीट्स जो हैं वो ख़त्म हुई। ये एफपीएससी ने दी है बट फ्रॉम एफजीईआई। एफजीईआई एक्चुअल में क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये एक्चुअली वर्क कहाँ करते हैं, ये कैंट एरियाज में और गैरिसन जो है ना स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहाँ पे इनकी जो टीचिंग है या पोस्टिंग है या हायरिंग है वहाँ पे होती है। जो सीट्स आई लास्ट डेज में फीमेल्स की भी, एसएसटी की और मेल्स की भी साथ आई हैं। मैक्सिमम जो सीट्स थी वो फीमेल्स के लिए थी। ठीक है। तो ये जो कैंट एरियाज हैं इनमें हमारी डिवीजन्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। यानी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एटलीस्ट हमारे कैंट एरियाज मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे पोस्टिंग होती है और ये 17th ग्रेड का स्केल है। तो इसके अकॉर्डिंग पे भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आई नो उन्हीं लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग ये नहीं डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन लोग टेस्ट दे सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सिलेबस की तरफ। कि एक लाइन पे 4 लफ्ज लिखने, वो एक लाइन पे 2 लफ्ज पे परी जाती है वो आंटी के है। तो बात कर रहे थे सिलेबस की। जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है इसका जो सिलेबस है या इसका जो टेस्ट टाइप है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है। कोई भी सब्जेक्टिव पोर्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश जो शामिल है वो है 20 मार्क्स की, यानी 20% हमारा इंग्लिश का पोर्शन आएगा। अब हम आपके माइंड में होगा कि यहाँ पे जस्ट हम बीएड की प्रेपरेशन करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बीएड के साथ साथ आप लोगों की इंग्लिश की वो कैब के साथ कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल टेस्ट होता है, यानी पेडागोजी इसमें इंक्लूड होती है। पार्ट 1 इंग्लिश में ग्रामर यूजेज सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, और पार्ट 2 में डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जो हैं टीचिंग की, इसके अलावा डिफरेंट एजुकेशन की हिस्ट्री आ जाती है। तो ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब अल हक एजुकेशन सिस्टम इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट कंटिन्यू करवा रहा है जहाँ तक पीपीएससी 1 पेपर की प्रेपरेशन चल रही थी।
वहाँ पे CSS के बेहतरीन टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मुहैया कर रहे हैं अपनी तरफ से कंप्लीट एजुकेशनल मेथड्स। और उसके साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगी सर एहतिशामुल हक को, जिनकी सुपरविजन में ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रेपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे मेजर टॉपिक्स की तरफ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं और किस में से कितना पोर्शन आएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आई है तो साथ ही उन्होंने आपको सिलेबस भी बता दिया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो नहीं बताते कि इस टॉपिक में से आएगा। जैसे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाने की, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम एजुकेशन जो है इसको नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन लेके चलते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं एजुकेशन के। उसके साथ साथ हमारे पास जैसे हम कहते हैं कंसेप्ट होना एक एजुकेशन का कि एक्चुअली एजुकेशन है क्या चीज। फिर एजुकेशन का जो रोल है कॉन्टिनेंट में और सब कंटिनेंट में, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में, इसके अलावा सब कंटिनेंट में इसका क्या रोल है, यहाँ पे हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है वो शुरू कहाँ से हो रही है, पहला दिन इसका कहाँ से शुरू हुआ, डिफरेंट फिलोसफर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी क्या राय दी। जैसे एथेंस एंड स्पार्टा की बात की जाए, उनके एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, और डिफरेंट जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं जैसे अरस्तु हो गया, प्लाटो हो गया, सकरात हो गया। इसके अलावा मार्टन के एजुकेशनल सिस्टम की बात की जाए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जिसमें जोहन डेवी आ जाता है। इसके अलावा मारिया मोंटेसरी आ जाता है। तो इन्हें भी डिस्कस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। फिर हमारा आता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में आपके माइंड में फौरन एक चीज आती है कि एक फिलोसफी है, ठीक है। फिलोसफी का हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि डिफरेंट फिलोसफर्स ने इस बारे में क्या राय दी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस को, इसकी ब्रांचेस में कौन कौन सी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओंटोलॉजी की, इसके अलावा पेस्टिमोलॉजी की, एक्सियोलॉजी की। और फिर हम देखेंगे स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी क्या होते हैं, जो जनरल फिलोसफीज होती हैं, जैसा कि बीएड के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इनका पता है, ये इम्पोर्टेंट भी हैं। आइडियलिज्म हो गई है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, एक्सिस्टेंशियलिज्म है। लेकिन जब हम बीएड कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बस होता है कि हम लोग इससे ना इस सब्जेक्ट से जान छुड़वा लें। हम देखेंगे कि हमने इन तमाम चीजों को एक दूसरे के से, इन तमाम फिलोसफीज को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। फिर हम आएंगे हमारी एजुकेशनल फिलोसफीज की तरफ, जिनमें पीरिनियलिज्म आ जाती है, एसेंशियलिज्म आ जाती है, प्रोग्रेसिविज्म आ जाती है, कंस्ट्रक्शनिज्म आ जाती है। तो ये तमाम फिलोसफीज शामिल होंगी। फिर हम आ जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। जहां तक टीचर को स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, वहां तक एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे मुआशरे में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इसमें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे, इसका कंप्लीट बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे कुछ डेवलपमेंट थ्योरीज की तरफ, कौन सी, जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, साइको सोशल डेवलपमेंट हो गई, इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई, मोरल डेवलपमेंट हो गई। इसके अलावा डिफरेंट हम इसमें लर्निंग थ्योरीज जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, उनके बारे में, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग हुई, यानी किसी को देखकर सीखना, किसी चीज के माइंड सेट को समझना कि वो चाहता क्या है असल में, ठीक है। इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशन के अलावा ऑब्जर्वेटिव लर्निंग जिसमें शामिल है, इसके अलावा डिस्कवरी लर्निंग आ जाती है, इसमें कूलर लर्निंग वगैरह जैसी चीजें जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाती हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमने किसी के माइंड सेट को स्टडी कैसे करना है, किसी चीज को कंटिन्यू कैसे करना है, किसी पर्सन को हमने किसी चीज के बारे में गाइड करना है तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर असेसमेंट एंड इवेलुएशन की तरफ आते हैं। तो आप लोगों को पता है असेसमेंट, जब एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है
तो पहले वो डिफरेंट जो है तरीकों से उसे गाइड करता है, डिफरेंट उसे इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट्स प्रोवाइड करता है, उसे डिफरेंट क्लासरूम बिहेवियर प्रोवाइड करता है। उसके बाद वो देखता है कि स्टूडेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, जैसे एक टीचर टेस्ट लेता है, पहले बच्चों को पढ़ाता है, फिर एंड पे टेस्ट लेता है, तो उससे असेसमेंट हो जाती है और बंदा इवेलुएट कर लेता है कि इस बच्चे का इस सब्जेक्ट में कैसा रोल है या बच्चे का क्लास में कैसा रोल है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाय पर्पस, बाय मेथड, टेस्ट डेवलपमेंट, वैलिडिटी, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलायबिलिटी कैसी है स्टूडेंट की। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम का ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि करिकुलम में सबसे पहले हम किस चीज को लेके आते हैं, कंटेंट्स को लेके आते हैं, फिर हम कंटेंट्स के बाद देखते हैं कि हमने पहले किस चीज को स्टडी करना है। ठीक है, फिर हम वन बाय वन उन तमाम चीजों को स्टडी करते हैं, यानी हमारा सिलेबस हो गया, कोर्स हो गया, करिकुलम हो गया, और डिफरेंट करिकुलम्स का डिफरेंट जो होता है वो हो गया, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है डाटा का, या डाटा सिलेक्शन होती है, ये तमाम चीजें आ जाती हैं करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, और इंक्लूडिंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स, उनके बारे में भी हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप में आप लोगों को जैसे टॉपिक्स के नेम्स स्टडी करना इजी है, लेकिन उनको इन डेप्थ जाके देखना कि इस चीज को कोई बंदा लेके कैसे चल रहा है, ठीक है, चीजों को मैनेज कैसे कर रहा है एज अ लीडर, उसकी क्या परफॉर्मेंस है किसी जगह पे जहां उसे जरूरत होगी, कहाँ पे उसे लीडरशिप वाले टूल्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को, लीडरशिप को, सुपरविजन को, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्किंग परफॉर्म करनी है, इनके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, इंस्पेक्शंस देखेंगे, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो भी हम लोग इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और जैसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती है, वो इसी के जरिए हम लोग देखेंगे। फिर हम आते हैं रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन की तरफ। रिसर्च मेथड्स जैसे हम कहते हैं हमारे बेसिक मेथड हैं कोई, या फिर अप्लाइड मेथड्स हैं एजुकेशनल इवैल्यूएशन में, जैसे हम एक्शंस लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि रिसर्च बाय मेथड, किसी मेथड को यूज करते हुए उस चीज पे रिसर्च करना। ठीक है, इट मे बी डेस्क्रिप्टिव और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिजाइंस हम लोग ले सकते हैं, यानी जैसे कहते हैं ना कि रिसर्च डिजाइंस को यूज करते हुए हम लोग उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। फिर हम आ जाते हैं रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, जहां पे बच्चे माइक म्यूट रखा करें। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे रिसर्च जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की। रिसर्च मेथड्स हो गए, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास डिफरेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई जनरल मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, या प्रोजेक्ट मेथड हो गया, या फिर क्वेश्चन आंसर, या फिर कोई भी एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं। और इसके अलावा जो रिसेंट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, जैसे हम कहते हैं एफपीआर। एफपीआर स्टैंड्स फॉर फैसिलिटेटेड पेस्टिमल रिलीज, यानी नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, नई इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, नए एसिमिलेशन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नए दौर के नए माइंड के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स की तरफ। इसमें हमारी डिफरेंट रोल प्ले टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स जिनके जरिए अब के दौर के बच्चे समझते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंट मूवीज हो गई, डिफरेंट फिल्म्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स के जो डिफरेंट सेशंस होते हैं, फिजिकल सेशंस और ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं, उनके रिजल्ट में डिफरेंट जो ग्रुप्स की डिस्कशन होती है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन जो है टेक्निक्स में तमाम चीजें शामिल हैं।
फिर एंड पे हम लोग देखेंगे एजुकेशनल लॉज, डिफरेंट एजुकेशनल लॉ, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो है स्पेशल एजुकेशन लॉ। इसके अलावा हम डिफरेंट प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल लॉज और मैनेजमेंट एंड यानी मुख्तलिफ इकसाम के हम लोग एजुकेशनल लॉज देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इन तमाम जो हैं एजुकेशनल की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। और पाकिस्तान में एजुकेशन के जो डिफरेंट लॉ हैं, जैसे हम लोगों ने कहते हैं ना कि पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया 1947 की, 1959 की, फिर 1972 की बात की जाती है, जो कि 1972 से 80 तक जाती है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये हमारे एजुकेशनल लॉज हैं। मैं बात कर रही थी एजुकेशनल पॉलिसीज इन पाकिस्तान की। तो ये जाती हैं हमारे मतलब हमारी अब जैसे हम कहते हैं ना कि 47 59 तक, 78 1992, यानी डिफरेंट बाय टाइम ड्यूरेशन एजुकेशनल लॉज में किस तरह तब्दीली लाते गए हैं हम, और इन फ्यूचर हम किस तरह इसके अंदर तब्दीलियां लेके आ सकते हैं। फिर हम इसी में इन इस तमाम चीजों में इनमें सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डिस्कशन है, इसमें हम लोग हिस्ट्री देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी एग्जामिनेशन थ्योरीज हैं या ब्रिटिश करिकुलम है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी हमारे इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम जो है वो साउथ अफ्रीका में कैसे शुरू हुआ था। इसके अलावा फिर हम इंडो पाक हिस्ट्री को देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट्स की, देवबंद मूवमेंट हो गई, अलीगढ़ मूवमेंट हो गई। इसके अलावा जो निदवातुल उलमा आप लोगों को पता होगा, ये मूवमेंट हो गई। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया एक मूवमेंट थी। इन मूवमेंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हो जाता है हमारा पेडागोजी का जो कंप्लीट पोर्शन है वो कवर। फिर अगर हम मूव करते हैं हमारे इंग्लिश के पोर्शन की तरफ, तो इंग्लिश के पोर्शन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं मेजर, जैसे हम कहते हैं सबसे पहले तो ग्रामर यूजेज, यानी वो लाजमी है फ्रॉम बेसिक्स। ग्रामर यूजेज के बाद वर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गए, preposition, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, पंक्चुएशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग ले लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ले लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फ्रेजेस एंड क्लॉज ले लेते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हम लोग लेते हैं जब सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे होते हैं। और एट द एंड सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये भी आप लोगों को तमाम जो चीजें हैं अच्छे तरीके से कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा अगर यानी ये जस्ट आप लोगों को इस वजह से नहीं बता रही कि आप लोग सेशन ज्वाइन करें, अगर आप लोग सेशन ज्वाइन नहीं भी करते और आप इन तमाम जो मैंने आप लोगों को इन डेप्थ चीजें बताई हैं इन पॉइंट्स को साथ लेके चलते हैं, तो आप खुद भी प्रेपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को जो बुक्स सजेस्ट करना चाहूंगी वो है क्वालिफाई बी एड। ठीक है, और इसके अलावा क्रक्स ऑफ एजुकेशन, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट इस वक्त भी ग्रुप में डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा चुकी हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा आपको ऑनलाइन डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं प्रेपरेशन और प्रैक्टिस के लिए, उनके बारे में भी बताया जाएगा, ताकि अगर आप लोग खुद प्रेपरेशन करना चाहते हैं दैट विल बी गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप वो प्रेपरेशन हमारे पास करते हैं, जो जिस चीज पे आप लोगों का टाइम 5 घंटे लगता है वो चीज आप लोग 2 घंटे में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होंगी, आप लोगों को ज्यादा सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा, एक चीज आप लोगों के सामने होगी। फिर उसमें कोई आप लोग एडिशन करना चाहें, क्योंकि माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, तो आप उनकी एडिशन करके चीजें नेक्स्ट जो हैं उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा था कंप्लीट जो पेपर पैटर्न है और कंप्लीट जो चीजें हमने डिस्कस करनी थी। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एजुकेशन क्या चीज है, व्हाट इज एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है ना, ये लेटिन वर्ड यानी लातीनी लफ्ज एडुकर और एडुकेयर से निकला है। एजुकर और एजुकेयर से निकला है, और इसका मतलब है टू लीड आउट या टू ब्रिंग आउट। अब टू लीड आउट, टू ब्रिंग आउट, इसका क्या मतलब है?
यानी हर इंसान के जहन के अंदर बहुत सारी महारतें उसके माइंड में जैसे कहते हैं रक्स कर रही होती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। उन्हें बाहर निकालने के लिए हम एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एजुकेशन का यूज करते हैं, एजुकेशन को लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर हम कर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ड्रा आउट, ब्रिंग आउट या लीड करना, ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, किसी को गाइड करना, बताना, रहनुमाई देना कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर लो, ठीक है। किसी को, जैसे किसी बंदे को किसी चीज का आइडिया नहीं है, ठीक है, वो चाहता है कि मुझे इस चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हम उस क्या करते हैं, हम क्या उसको उसी टाइम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यानी कोई कहता है कि मुझे तमाम नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैं पकी पकाई खीर ले लूं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम पहले बताते हैं कि बच्चे आपने इस चीज में यहाँ से स्टार्टअप लेना है, यहाँ से स्टार्टअप लेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट मूव करते जाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब हमारे जैसे क्लास में टीचर्स होते हैं, वो फर्स्ट डे क्या करते हैं, वो ऐसे तो नहीं करते ना कि आप लोगों को कहें कि ये सारा सिलेबस है, अब आप लोग तैयार कर लो। वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मेन चीज समझाते हैं कि आज हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें ये चीज शामिल होती है, तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में नेक्स्ट गाइड करूंगा या करूंगी, नेक्स्ट आप लोगों ने स्टडी करना है मेरे साथ, ठीक है। इसी तरह एजुकेयर, एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नॉरिश, यानी आहिस्ता आहिस्ता किसी के अंदर वो सलाहियतें पैदा करना, अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो उसके अंदर पैदा करना, उसे बढ़ोतरी की तरफ लेके आना, ठीक है। उसके बाद एजुकोलॉजी, जैसे आप लोग बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जैसे आप फिजिक्स को स्टडी करते हैं, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इसी तरह एजुकोलॉजी को स्टडी की देखा जाए तो इट इज स्टडी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की स्टडी को एजुकोलॉजी कहा जाता है। और ये स्टीनर एक फिलोसोफर थे, 1981 में उन्होंने एजुकोलॉजी का कंसेप्ट दिया। फिर हम एक और टर्म की तरफ आते हैं जिसका नाम है एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, या फिर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आपके पास ऐसी आर्ट होनी चाहिए, आपके पास ऐसी सलाहियत, ऐसी आप लोगों के पास जहन मौजूद होना चाहिए कि आप किसी बच्चे को उसकी उंगली से पकड़कर चला सकें और उसे बढ़ाएं, उसे नेक्स्ट मूव करने में मदद दें, ताकि वो कल जो है जब वो सीख जाए तो वो एक नाम पैदा कर सके, एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीजें मेंशन कर दी हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एजुकेशन के बाद, ये एजुकेशन जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है और इसका जो गोल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने इस चीज को स्टार्टअप लेना है, और एजुकेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज में कैसे लेके आनी है, सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन क्या रोल प्ले कर सकती है। तो तकरीबन यूएनओ का एक इदारा है यूनेस्को, जो कि 19 इन नवंबर 1945 जो था वो वजूद में आया था। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, एनीवन एल्स, यूनेस्को, नो आइडिया, ओके मैं बताती हूँ। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इदारा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इस इदारे ने तकरीबन 2000 में तकरीबन 164 मुमालिक थे, पाकिस्तान समेत ये मुमालिक थे 2000 में, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें तकरीबन 8 गोल सिलेक्ट किए गए, 8 गोल। यहाँ पे जो डिफरेंट गोल्स मेंशन किए गए हैं ये वो गोल्स हैं और इन्हें नाम दिया गया मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मिलीनियम का क्या मतलब होता है। तो जैसे आपको पता है मिलियन, मिलीनियम, उसी तरह वर्ड मिलीनियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलीनियम का मतलब था उस वक्त के 1000 साला मंसूबा हमने बनाना है, ठीक है, उस मंसूबे को हमने लेके चलना है और देखना है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो चीजें हैं उनके अंदर बेहतरी ला रहे हैं या नहीं, या फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं, ठीक है। तो इस बात को किया गया 2000 में और कहा गया कि अब लेट्स सी कि
अब हम इसकी नेक्स्ट जो मीटिंग है ना मिलीनियम डेवलपमेंट गोल की, नेक्स्ट हम इसकी मीटिंग करेंगे 2015 में और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने जो गोल्स हैं जो हमने डिस्कशन की थी वो अचीव किए हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पॉइंट नजर आ रहा है, सेकंड वाला, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इट स्टैंड्स फॉर MDG2, मीन्स मिलीनियम डेवलपमेंट गोल 2। इसमें क्या बात की गई कि हर प्राइमरी क्लास के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा, हर प्राइमरी क्लास के बच्चे को, तमाम कंट्रीज। कितने कंट्रीज थे उस वक्त, अभी मैंने बताया था 164 मुमालिक थे। ठीक है, उन्होंने ये अहद किया कि हम इन 8 गोल्स को पूरा करेंगे और उनमें जो एजुकेशन का गोल्स था वो था MDG2, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो जब इसके ऊपर यानी इन गोल्स की 2015 के ऊपर दोबारा एथेंस है फ्रांस का शहर जो है, जो फ्रांस का दारुल हुकूमत है, वहां पे 2015 में मीटिंग होती है और तमाम डिस्कस करते हैं कि अब हम लोग जो हैं बच्चे, एट द एंड मैं सारी चीजें रिपीट करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल की। तो जब 2015 में दोबारा मीटिंग की जाती है तो मीटिंग के नतीजे में कोई कारआमद रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, तमाम जो कंट्रीज थे वो लेक कर रहे थे इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कि हम इन तमाम जो गोल्स हैं इन्हें फुलफिल करें। ठीक है, तो 2015 की मीटिंग में फिर दोबारा कुछ गोल्स रखे गए और ये कुछ नहीं थे, यहाँ पे 8 गोल्स थे और ये थे 17 गोल्स। ठीक है, 17 गोल्स रखे गए और इन 17 गोल्स में से जो हमारा 4 वाला गोल है ना, SDG4, अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करूंगी, ऑलरेडी बड़ा कर लिया है। यहाँ पे ये देखें, क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इसे नाम दिया गया 2015 में। जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ना, इन्हीं को रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया गया। अब सस्टेनेबल का क्या मतलब है, सस्टेनेबल का मतलब है जैसे अब हम लोग, हमारे पास पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, ठीक है, और हम लोग उसे इस्तेमाल करी जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमने फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है। आइदर उनके लिए फ्यूचर में पानी बचता है या नहीं, हम लोग उनका, हम खुद पानी का वाफर इस्तेमाल कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं पानी को। ठीक है, लेकिन अगर हमारे माइंड में है कि हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी रखना है, उनके लिए भी एक जैसे फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है, खुद भी यूज करना है, यानी उनका भी ख्याल रखना है, खुद भी ख्याल रखना है, खुद का भी, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, तो इसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, जिन्हें 17 गोल्स जो हैं 2015 में ये रखे गए कि अब हमारी दोबारा 15 साल बाद यानी 2030 में डिस्कशन होगी। और इसके अलावा जो क्वालिटी एजुकेशन का रखा गया था ना, इसमें कहा गया था कि हम लोग तकरीबन 2030 में जो हमारी मुमालिक की लिटरेसी रेट है ना, उसे हम फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तकरीबन 100% तक हम लोग लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो है 62.8%। ऐसे लोग जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आ जाते हैं लिटरेट लोगों में। ठीक है, तो पाकिस्तान में 2030 में ये गोल रखा गया कि 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए। और इसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है ना, इन गोल्स को अचीव करने के लिए अब शामिल थे 193 कंट्रीज, 193 मुमालिक शामिल थे। और इस वक्त 2015 में तब वो अहद किया गया, गोल्स अचीव करने की बात की गई और अप्रोक्सीमेटली अब तक 195 मुमालिक हैं टोटल, जिनमें से 193 2015 की ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्होंने इसका अहद लिया। ठीक है, वो इससे जैसे कहते हैं ना कि अग्री किया उन लोगों ने इस चीज से। तो पाकिस्तान ने भी इसके साथ जो है कहा कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम अपना जो लिटरेसी रेट है वो लेके जा सकें 100% तक।
तो लिटरेसी रेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा है, 62.8%। ठीक है, तो इन चीजों को बताने का मकसद क्या है? यहाँ पे पहले मैंने आपको एजुकेशन के बारे में जस्ट उसकी टर्म्स बताई कि स्टडी किस चीज की है क्या है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं बताई। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नीचे देखें, यूनेस्को SDG 4, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी वाली? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 इसमें शामिल है। और 193 कंट्रीज जिनकी मैंने बात की है, वो तमाम कंट्रीज इस पे अग्री करते हैं ये वाली डेफिनेशन पे। क्या डेफिनेशन है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। यानी क्या चीजें इसमें शामिल हैं? एक तो हमारा इल्म शामिल है। ठीक है, इल्म हासिल करने का नाम, काम हमने कैसे करना है, किसी चीज का एक्सपीरियंस कैसे हासिल करना है। अगर कोई किसी के पास एक चीज है, ऑलरेडी है, जैसे हम कहते हैं कि एक बंदे के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, दूसरे बंदे के पास जो है कंप्यूटर जो है उसकी एजुकेशन का ज्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कंप्यूटर टूल्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन स्किल्स को यूज करना, इल्म हासिल करना, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना। इसके अलावा अपने जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यूज यानी अपने अकायद, ठीक है, और बिलीव्स, और आप यानी डिफरेंट जो हम कहते हैं ना कि हम अपने आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, अपने देखना कि सिंपथी वगैरह आ जाना, किसी के लिए छोटे का ख्याल रखना, बड़ों की इज्जत करना, ये तमाम चीजें हमारी वैल्यूज में आ जाती हैं। और अपने अकॉर्डिंग हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी गुजारने का पर्पज क्या है, बिलीफ्स में हमारे अकायद आ जाते हैं, और हैबिट्स में हमारी आदत आ जाती हैं कि हमारी आदतों से पता होना चाहिए, हमारे चलने से, हमारे बात करने के अंदाज से पता होना चाहिए कि हम एजुकेटेड हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं हमारी एजुकेशन में। तो यहाँ पे एक छोटी सी अगेन मैंने डायग्राम में शो करवाया हुआ है, ये हमारे पास हैं MDGs, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये थे हमारे पास 8। 2015 में मीटिंग होती है और फिर 17 गोल्स रखे जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 2030 में मीटिंग होगी, और उसके नतीजे में फिर देखा जाएगा कि कितने कंट्रीज ने इसकी जो है डिमांड को, अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश की है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं एक मेन चीज की तरफ। क्या वो चीज है? डिफरेंट ग्रीक फिलोसफर्स की तरफ। ठीक है, और ये ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं, ये स्टार्टअप इनका कहाँ से हो रहा है, इन्होंने किस चीज की बुनियाद रखी, इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने एजुकेशन को किस तरह एक वेल वे में डिफाइन किया। ठीक है, यानी एक डायरेक्ट टीचिंग लिनिएज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक कैसे जा रहा है। अब ये इसका क्या मतलब है, यानी सकरात, फिर प्लाटो, फिर अरिस्टोटल, फिर अलेक्जेंडर। तो जो सकरात है ना, इन एक्चुअल ये है जैसे कहते हैं एक टीचर। ठीक है, इसने अगर इन सबको मैं शॉर्ट टर्म में डिफाइन करूं तो ये वो लोग हैं, ये वेल नोन ग्रीक फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इन एक्चुअल फॉर्मल एजुकेशन की बुनियाद रखी थी। फॉर्मल एजुकेशन किसे कहा जाता है? वो एजुकेशन जो इस वक्त आप लोग हासिल कर रहे हैं। कहाँ से? डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से। इन चीजों की बुनियाद जो है वो रखी सकरात ने। ठीक है, फिर उसका स्टूडेंट आ जाता है प्लाटो। ठीक है, उसके बाद उसने अपना जो है एक एकेडमी, स्कूल जो है, जो अब आप लोग एकेडमी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म यूज की थी प्लाटो ने। ठीक है, इसने एक ग्रीस में अपना एकेडमी जो स्कूल है वो ओपन किया। ठीक है, उसके बाद प्लाटो का स्टूडेंट आ जाता है अरस्तु, अरिस्टोटल, इसने एक लाइसीलियम स्कूल ओपन किया। ठीक है, और ये तीनों जो थे, ये तीनों ग्रीक फिलोसफर्स थे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एक पर्शियन फिलोसफर की तरफ जो कि है अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर का नाम आप लोगों ने मुतद्दद बार सुना होगा। कौन है अलेक्जेंडर? सिकंदरे आजम जिसे कहा जाता है, जिसने आधी दुनिया फतह की, जिसकी ग्रेटेस्ट
मिलिट्री जो स्ट्रेटजीज थी, बहुत अच्छा माइंडसेट था उसका, जिसने यानी हम कहते हैं कि एक ग्रेट पर्सन, एक ग्रेट एम्पायर जिसने रोल प्ले किया, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या थी, इन चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। जो सकरात था, इसने क्या कहा था कि किसी भी आइडियाज को, यूनिवर्सल वैलिडिटी के जो होते हैं उनको बाहर निकालना, जैसे मैंने क्या बताया ना कि इंसान के जहन के अंदर बहुत सारी महारत होती हैं, बहुत महारतें शामिल होती हैं उसके जहन में, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मैंने इसे यूज कैसे करना है, मैंने इसे बाहर कैसे निकालना है। उसको बाहर निकालने का ही नाम तो एजुकेशन है। ठीक है, फिर प्लाटो की बात करते हैं, तो उसने भी यही बात की, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, फिर अगर हम आ जाते हैं अरिस्टोटल की तरफ, तो वो प्लाटो का स्टूडेंट था। उसने कहा, उसने भी इसी का एक यानी इसी की बात को कंटिन्यू कहा, और उसने कहा कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी किसी इंसान के अंदर एक अच्छा दिमाग लेके आना, उसे एक ऐसी चीज सिखाना कि वो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सके। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर की तरफ आते हैं, और अलेक्जेंडर के अलावा जोहन देवी जो है, उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक वेस्टर्न स्कॉलर है। इनको भी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करवाएंगे। फिर हम लेके आएंगे डिफरेंट जो पाकिस्तानी सॉरी जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, अल्लामा इकबाल को लेके आते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की, शाह वलीउल्लाह की, इब्ने खल्दूम की, इमाम गजाली की। तो इन सबको हम लोग बाय टाइम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन की तरफ। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के। तो इन एलिमेंट्स के अलावा हम लोग ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, किसी चीज को पाने का मकसद, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का इस वक्त क्या मकसद है, आप लोगों ने ये मीटिंग क्यों ज्वाइन की हुई है, आपका मकसद है एक सीट लेना। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव है कि हमने एजुकेशन हासिल करने का हमारा इन एक्चुअल मकसद क्या है। फिर करिकुलम की बात करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, हमारा जो सिलेबस होता है, हमारा पेपर पैटर्न होता है, वो आ जाता है हमारे करिकुलम में। जो पेडागोजी है, इसमें आ जाता है कि हम लोग जो टीचिंग डिफरेंट मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज कैसे हो रहा है। फिर एंड पे हम आ जाते हैं इवेलुएशन की तरफ, डिफरेंट असेसमेंट्स की तरफ, कि हम लोग टीचिंग मेथड किस तरह यूज करके, किस तरह बच्चों को पढ़ा के हमने इवेलुएट करना है कि ये बच्चा बाय टर्म कैसे चल रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीजों की समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट, जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, वहां से कंटिन्यू करेंगे। और अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो वन एल्स? दैट्स ग्रेट, अगर आप लोगों के तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, इस वक्त ये ओरिएंटेशन क्लास थी, इस वजह से मैंने आपको जो बेसिक बेसिक चीजें थी, और जो इन चीजों को डेप्थ में किस तरह लेके जाना है, किस तरह हम इन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ आई एम गिविंग माइक टू सर इhtisham हक। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड वेलकम यू हियर। थैंक यू वसीम। काइंडली मुझे होस्ट कर दें और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। ओके सर।